हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी कुछ देर बाद हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता जो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, कुछ ही समय बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। मैम, डॉक्टर दीपक गुप्ता सर आ गए हैं, अनम्यूट कर दीजिए सर को। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइन। नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे कि आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वायरल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रंस। तो सर, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता हूँ। पिछले 3.5 4 साल से जियो प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। और एज ए क्लिनिशियन मैं बच्चों को और सारे तरीके के बच्चों की बीमारियों से संबंधित इलाज करता हूँ यहाँ पर। हेलो। यस सर, वॉइस आ रही है सर आपकी, कंटिन्यू कीजिए सर। तब क्या अपन को टॉपिक लेना, वायरल फीवर था ना अपना टॉपिक। वायरल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन सर। तो ये सारे लोग तो म्यूट हैं इसमें। हाँ सर, ये एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम्म। बाद में सर। ओके, तो अभी मैं टॉपिक चालू कर दूं। यस सर। देखिए, बच्चों में खासकर जो अभी सीजन चल रहा है उसमें कुछ सिम्टम्स जो रहते हैं वो काफी कॉमन रहते हैं। जैसे कि फीवर का, बुखार का आना, सर्दी खांसी का होना, उल्टी होना, दस्त होना। तो ये सारे जो सिम्टम्स या जो लक्षण होते हैं, ये सारे के सारे जब तक कि कोई सिग्निफिकेंट ब्लड रिपोर्ट अपने पास नहीं होती तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे वायरल फीवर से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे लक्षण ही वायरल फीवर के कैटेगरी में आते हैं, है ना। इस एज में, इस सीजन में जो भी फीवर आ गया किसी बच्चे को, या सर्दी खांसी हुआ, या उल्टी दस्त हुआ, तो मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे लक्षण, जब तक कि ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन नहीं आता है,
तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं वायरल फीवर के अंडर में आते हैं। अब इसमें बेसिकली करना क्या होता है, अगर बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चे अपने वजन के हिसाब से ठीक हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, खा पी रहे हैं, तो केवल जो बच्चे को सिम्टम्स आए हैं, जैसे कि बुखार आया तो पैरासीटामोल दे दिया हमने, कफ कोल्ड हुआ तो उसका ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दे दिया हमने, दस्त उल्टी हुए तो उसके लिए हमने प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दे दिया। यूजुअली वायरल फीवर 4 से 5 दिन लेता है सेटल होने में, कुछ कुछ केसेस में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। इन केसेस में क्या होता है, यूजुअली हमको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों में। लेकिन अगर कोई लक्षण दवाइयां देने के बाद भी, 2 दिन हमने दवाइयां दी उसके बाद भी अगर वो उसका फीवर नहीं जा रहा है, या फिर उसको उल्टी दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं, या सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है, या फिर ब्लड रिपोर्ट्स में उसके टीएलसी काउंट्स ऊपर जा रहे हैं, या सीआरपी बढ़ के आ रहा है, तो फिर हम उसमें एक बेसलाइन एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। फिर इसको, पेशेंट को हम लोग अपने मॉनिटरिंग में रखते हैं, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कैसा क्या रिस्पॉन्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग एंटीबायोटिक टाइट्रेट करते हैं पेशेंट्स के। वायरल फीवर जनरली, जैसे कि अभी इससे पहले अभी डेंगू का सीजन निकला हुआ है, तो डेंगू भी एक तरीके का वायरल फीवर ही है। उसमें भी अगर आप पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर रेस्ट करें, इनटेक आपका ठीक रहे, यूरिन ठीक रहे, तो वो वायरल फीवर के मान के चलते हैं कि उसको भी हफ्ते 10 दिन में वो चीज अपने आप ठीक हो जाती है। यूजुअली जो वायरल फीवर के जो अ, अपना ड्यूरेशन होता है कि कितने दिन तक वायरल फीवर चलता है, तो कोई भी जो बीमारी रहती है, उस बीमारी में होता ही है कि पहले वो बीमारी अपनी प्रोजेक्टाइल फेज में होती है, मतलब कि वो बीमारी समय के साथ पहले 1-2 दिन बढ़ती है, फिर स्टेबल होती है, और फिर डाउनफॉल होता है उस बीमारी का। तो अगर आप अच्छे से खा पी रहे हैं, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई है टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो यूजुअली 5-6 दिन में वायरल फीवर ऑटोमेटिकली चला जाता है। बशर्ते कि बाकी सारी चीजें आप, जो भी डॉक्टर आपको सावधानियां बताते हैं, या किसी चीज से परहेज रखना है, वो सारी चीज बताते हैं, तो यूजुअली वायरल फीवर 4-5 दिन में अपनी जो बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसके थ्रू आपका वो सबसाइड हो जाता है। सर थैंक यू सो मच सर। हम्म। सर कि बच्चों में जो डोज एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं तो उसमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, या फिर आजकल क्या होता है कि घर में पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, हम्म। तो कोई भी एंटीबायोटिक उन्होंने पहले कि डॉक्टर की सलाह से ली थी, लेकिन हम्म। इन फ्यूचर फिर उनको उस एंटीबायोटिक की जरूरत पड़गी तो वो डायरेक्ट वही मेडिसिन ले आते हैं। नहीं, देखो उसमें ये रहता है कि बच्चों में, चाहे वो छोटी से छोटी दवाई हो, या बड़ी से बड़ी दवाई हो, या बुखार की नॉर्मल दवाई है, सर्दी खांसी की नॉर्मल दवाई है, बच्चों में इवन जो हम लोग जो आप ओपीडी बेसिस पे या डे केयर बेसिस पे आप हम लोग ड्रिप भी चलाते हैं बच्चों को, सारी की सारी चीजें उनके बॉडी वेट के हिसाब से होती हैं। हम कोई भी दवाई, कोई भी ड्रिप, कोई भी मेडिकेशन विदाउट बॉडी वेट हम लोग रिकमेंड करते ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई पीडियाट्रिक पेशेंट मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले हेल्थ पार्टनर से यही पूछता हूँ, वेट कितना है बच्चे का। यस तो सर। सारी की सारी मेडिसिन वेट के अकॉर्डिंगली ही जाती है। और दूसरी चीज ये कि कई पेरेंट्स होते हैं कि जैसे कि हमने बुखार की दवाई ली, सिरप बुखार का हमने लिया, 2 दिन उसको बुखार का सिरप दिया, और फिर उसका बुखार ठीक हो गया, और महीने भर तक वो सिरप बंद की बंद ही रही। और फिर क्या करते हैं कि उसी जो महीने भर से दवाई बंद है, उसी सिरप को खोल के वापस दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि बुखार सेटल डाउन नहीं हो रहा। तो जब सिरप जब हफ्ते 10 दिन से ज्यादा पुरानी हो जाती है, या फिर लंबे समय तक वो बंद रहती है सिरप, तो वो मेडिसिन हमको डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, उसको यूज में नहीं लाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर कि एंटीबायोटिक जैसे कि आज की डेट में सुना भी गया है, और एक न्यूज़ भी आई है जो प्रधानमंत्री ने भी की है, हम्म। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है सर। हम्म। तो सर कि जैसे आपने यहाँ पर पेशेंट देखे हैं, आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ओपीडीज आती हैं सर, ठीक है, हम्म। तो सर हेल्थ पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर थोड़ा सा एंटीबायोटिक के बारे में आप हमारे हेल्थ पार्टनर्स को बताइए। देखिए क्या होता है कि चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, एक ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है।
मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक पीडियाट्रिक्स की बात नहीं कर रहा। जनरली एक हर एक बीमारी का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है। जैसे कि मान के चले कि फीवर का कोई बच्चा आया हमारे पास, अब 4-5 दिन उसने सॉरी वायरल फीवर मान के हमने उसको मेडिसिन नहीं दिया। एंटीबायोटिक कहने का मतलब है कि मेडिसिन नहीं दिया। और उसके बाद जो है जब उसकी रिपोर्ट्स में काउंट्स ज्यादा आए या फिर उसको इन्फेक्शन ज्यादा आया पेशेंट को, तो हम उसका क्या करते क्या है कि एक बेसलाइन एंटीबायोटिक से उसको चालू, जैसे कि बेसलाइन एंटीबायोटिक सिफिक्सिम हो गया, सेफोडॉक्सिम हो गया, या फिर अमोक्सिक्लेव हो गया, हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जब इस एंटीबायोटिक का 2 से 3 दिन निकल जाता है और स्टिल पेशेंट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, या अच्छे से जितना उसको रिलीफ मिलना चाहिए उतना रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर हम उसको एंटीबायोटिक एक सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक पे हम लोग उसको लेके जाते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। और हमारे हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है, सभी से एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। पंकज वर्मा जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हेलो, जी हाँ सर, बोलिए। वही आ रही है सर, पूछे। सर कभी कभी फीवर आते आते बच्चों में ऐसा कंडीशन आ जाता है जैसे कि जेंडिस हो जाना और हम्म। चेस्ट में कंजेशन हो जाना, उस तरह स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है, फीवर तो एक एक नॉर्मल सिम्टम है, एक नॉर्मल लक्षण है। किसी भी स्थिति, बुखार का आना कोई स्पेसिफिक बीमारी को रिलेट नहीं करता। बच्चे को सर्दी खांसी होती है, उसमें भी बुखार आ जाता है। बच्चे को उल्टी दस्त होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से बुखार आ जाता है। हमको उसकी हिस्ट्री से एलेबरेट करना पड़ता है। बच्चे के माँ बाप से पूछना रहता है कि बुखार के साथ साथ और क्या उसको सिम्टम्स आए थे बच्चे को। पीलिया में भी बुखार आ सकता है। तो ये दोनों चीजें कोरिलेट करती हैं कि बुखार ज्यादातर बीमारियों का एक प्राइमरी सिम्टम रहता है। अब वो सर्दी खांसी मान लो, उसको उल्टी दस्त मान लो, इवन जो बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि हम लोग एड्स की बात करते हैं, तो एड्स में भी फीवर होना, लूज मोशन होना, वेट लॉस होना, टीबी मान लो, टीबी का भी प्राइमरी सिम्टम्स हमारा बुखार ही है। तो हमको उसकी हिस्ट्री से एलेबरेट करना पड़ता है कि इस बुखार के पीछे का कारण क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रीट करना रहता है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। शाहरुख खान जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए शाहरुख जी। डॉक्टर नवीन वैष्णव सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को नवीन वैष्णव जी। मैम नवीन वैष्णव जी। जी सर। ठीक है। जी यस सर, सर, पूछिए ऑडिबल है। सर। यस सर, ऑडिबल। सर गुड मॉर्निंग सर। सर नहीं है क्या लाइन पे? लाइन पे हैं। अच्छा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हमारे पास कई पेडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, तो हमें उसको वेट को लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास स्पेशली पेडियाट्रिक के लिए वेइंग स्केल नहीं है। हम क्या करते हैं, अलोंग विथ मदर और जो भी है उस बच्चे के साथ उसका वेट कर लेते हैं, बाद में बच्चे को करके उसका माइनस कर लेते हैं। तो वो ठीक है तरीका, या बच्चों के लिए फिर स्पेशल स्केल मंगाए? सर ने सुना नहीं है शायद। मैम सर को अनम्यूट कर दीजिए, मैम म्यूट हो गए हैं सर। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर, हाँ जी यस सर, सर। वॉइस आ रही है सर। देखिए देखिए, स्टैंडर्ड तरीका तो वही है कि बच्चे का अलग से वजन लिया जावे। बट हम्म। जब अपने पास वेट मशीन नहीं है तो फिर जो आप तरीका है वही यूज करें। ठीक है ठीक है।
वही इतना फुटफॉल नहीं है बच्चों का, पेशेंट का तो लाए नहीं है, तो नहीं तो फिर परचेज करें। तो हाँ, वही वो तो। ठीक है, बच्चे तो फिर ऐसे ही हैं कि अगर अपने पास मशीन है तो वेल हम्म। एंड गुड है, और नहीं है तो फिर जो आप तरीका यूज करते हैं कि बच्चे को साथ में लेके वेट कराएं, फिर बच्चे को हटा के वेट कराएं, वेट आ जाएगा उससे। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट शाहरुख जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम शाहरुख जी को अनम्यूट कर दीजिए। वॉइस आ रही है शाहरुख जी आपको? अनम्यूट करिए, उस पे बटन पे क्लिक कीजिए आप अपने आप को। एचआर मैम, इनको शाहरुख जी को अनम्यूट कर दीजिए मैम। सर मैंने यहाँ से कर दिया है वैसे, पर वो हो नहीं रहा। शाहरुख जी, आप अनम्यूट हो चुके हो, बटन पे क्लिक कीजिए। माइक पर क्लिक करेंगे आप तो अनम्यूट हो जाएंगे। माइक पर क्लिक कीजिए आप। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं सर से क्वेश्चन। डॉक्टर आशीष जैन, आर के पाटिल, डॉक्टर रंजीत मालवीय जी, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर श्यामलाल गोस्वामी जी। मैम नेटवर्क इशू है एचपी की साइड में भी। मैम श्यामलाल गोस्वामी जी को एक बार चेक कीजिए, अनम्यूट है क्या मैम? यस सर। हाँ वो अब बोलिए आप। ये बोल रहे थे सर कि हम्म। जो नेबुलाइजर जो किया जाता है बच्चा लोग का, उसके उसका क्या मतलब क्या डोज है? देखिए, जनरली जो नेबुलाइज दिया जाता है वो आधा, कभी डायरेक्टली नहीं दिया जाता नेबुलाइजेशन, ठीक। क्योंकि नेबुलाइजेशन जो रहता है बच्चे की जो पल्स रेट होती है, नाड़ी की दर होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है ज्यादातर नेबुलाइजेशन। हाँ तो हमको उसको आधा ml लेके, अगर हाँ मान लीजिए 10 साल तक का बच्चा है तो आधा ml लेके और 2.5 ml उसमें NS मिला के उसको हाँ। नेबुलाइजेशन देते हैं। अगर 10-12 साल से बच्चा बड़ा है और वजन भी 40-50 किलो के आसपास का है तो हम उसको पूरा डोज लेके, लेकिन उसको डाइल्यूट करना हमको है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, और दो उसको साल का बच्चा होता? तो भी आपको आधा ml ही लेके उसको 2.5 ml में डाइल्यूट करना है। अच्छा ठीक। दूसरा चीज और हमको क्या क्या सावधानियां उसमें बरतना होगा उसको, मैंने वो रेडी है कि नहीं, मतलब क्या अधिक सिम्टम आएगा कि उसको नेबुलाइजर करना चाहेंगे हम? सिम्टम लक्षण ये बोलते हैं कि जब बच्चे को खांसी के साथ साथ, जैसे आप बच्चे को आला लगा के चेक करेंगे ना, तो हम्म आपको छाती में घरघराहट की आवाजें आएंगी अलग से, है हम्म ना, ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ भरा हुआ है। या हम्म फिर जिन बच्चों को निमोनिया ज्यादा होता है, सांस की दिक्कत ज्यादा होती है, या सांस के रास्ते गड्ढे पड़ रहे होते हैं उसको छाती और पेट के बीच में, तो हम्म आपको उसको नेबुलाइजेशन देना ही देना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की केवल नाक बंद होती है, उस वजह से भी हमको जो है बच्चे की छाती में से गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं, तो हम्म। उस सिचुएशन में भी आपको उसको नेबुलाइजेशन देना है। अगर गड़गड़ाहट न हो तो, अगर मैंने विच कर रहा हो, साए साए कर रहा हो, तो उसको नहीं देना है? बिल्कुल बिल्कुल देना है ना, आप उसको आले से चेक करेंगे ना। हाँ
वीज आ रहे होंगे, स्ट्राइडर आ रहे होंगे, रोंकाइज आ रहे होंगे, तो मतलब कि ये कि उसको सांस में दिक्कत आ रही है, तो आपको नेबुलाइजेशन देना ही देना है उसको। किसी भी अच्छा तरीके किसी भी तरीके का नॉर्मल चेस्ट में साउंड के अलावा कुछ अब नॉर्मल साउंड आता है तो आपको उसको भाप दिलानी ही दिलानी है। अच्छा अच्छा, इसको बीटी दे सकते हैं या एक ही बार? किसको? भाप को? हाँ, भाप को 2 बार दिया जा सकता है कि सिंगल ही मतलब दो पर्याप्त? से दो से तीन बार दे सकते। 2 से 3 बार। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक भाप को कमेंट आप में दो से क्वेश्चन। तीन बार दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें उसके साथ और कोई दवाई देना वो जरूरी तो नहीं होता है ना, कि मतलब इसमें एंटीबायोटिक जब भाप लगा रहे तो यही सब्स्टिट्यूट है, या खांसी का सिरप यही सब्स्टिट्यूट है? नहीं ऐसा नहीं, तो? देखिए देखिए देखिए, होता ये है कि जो बच्चों को हम भाप देते हैं, हम्म भाप देने का जो अपना मूल उद्देश्य रहता है। हम्म। आवाज आ रही है आपको? जी जी। यस सर, वॉइस आ रही है सर। हाँ, भाप देने का जो मूल उद्देश्य रहता है कि हमारा जो सांस का रास्ता है वो क्लियर हो, हम्म है ना। चाहे सांस का रास्ता अपना नाक और मुंह से चालू हो जाता, फेफड़े तक रहता है। हम्म कई बार ऐसा होता है कि छाती एकदम साफ होती है लेकिन बच्चे की नाक बंद होती है, तो या हम्म तो उसको नेजल ड्रॉप से क्लियर करें या फिर भाप जो हम दिलाते हैं उससे वो रास्ता क्लियर होता है। हम्म। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक कमेंट में क्वेश्चन आया है कि जब बच्चों को सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसके बाद ऑल सॉरी बॉडी पर रेडनेस का क्या कारण है और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है? देखिए, छोटे बच्चों में जनरली कुछ दवाइयां रहती हैं, उनकी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो जाती हैं, तो उससे ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं होती। चेक ये करना है कि कहीं हमने मेडिसिन नई दी है या पुरानी। दूसरा चीज, डोज प्रॉपर दिया है या नहीं दिया है। ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी। कई बार वो जो मैंने आपको बताया ना कि कई बार मेडिसिन जो रहती हैं पेरेंट्स के पास रहती हैं, वो काफी लंबे समय तक यूज में नहीं आती हैं, और जब वापस कोई बच्चा उसी बीमारी से ग्रसित होके आता है, तो फिर जो है हम लोग एंटीबायोटिक या जो भी कोई मेडिसिन देते हैं वो पुरानी रखी हुई मेडिसिन पेरेंट्स दे देते हैं बच्चे को। तो उस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। और बाकी सेकंड थिंग ये कि बच्चे का जो किसी भी मेडिसिन का डोज है वो हमको उस डोज के ज्यादा नहीं देना है, उस डोज में ही देना है उसको। ये तो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती हैं, ये किसी भी मेडिसिन से हो सकती हैं। अब एक एक मेडिसिन का हम लोग टेस्ट तो नहीं करा सकते कि किससे हो रही है किससे नहीं हो रही है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन डॉक्टर आशीष जैन, आप पूछ सकते हैं सर से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। क्या होगा? यस सर। हेलो। हाँ जी, बोले। आवाज आ रही है? बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले कुछ बैन हुआ था सीपीएम और फिनार्फिन को लेके। हम्म ये डोजेस बैन हुए थे कि 4 साल से ऊपर देना है, तो ये हम्म छोटे बच्चों के जो सिरप आते हैं क्या नाम है, अस्ताकाइन करके, जो हम्म फिनार्फिन और सीपीएम के साथ में, तो ये क्या अभी हम्म। देना उचित है या अभी नहीं? नहीं, मैं तो कभी नहीं लिखता। मैं पहले भी नहीं लिखता था एक्चुअली। मैं कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स में ज्यादा बिलीव करता भी नहीं हूँ। तो ओके। अगर जो मेरे से हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए होंगे और जो बच्चे दिखाते होंगे उनको अलग से पता होगा कि मैं कभी कॉम्बिनेशन वाली खांसी के लिए लिखता ही नहीं हूँ। मैं उनके अलग अलग सब्स्टिट्यूट की जो मार्केट में सिरप आती है मैं वही लिखता हूँ। मैं तो पहले भी नहीं लिखता था, एक केस तो अभी हुआ है। मैं पहले भी हम्म नहीं लिखता था। फिर भी अगर कोई लिखता भी है तो आप उसको जो है 4 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं FDC, फिक्स हम्म। डोज कॉम्बिनेशन, राइट। वो आपको 4 साल के ऊपर ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। और और पर्सनली जो मैं तो। सीपीएम हाँ। जो सीपीएम फिनार्फिन के बच्चों के कॉम्बिनेशन आते हैं छोटे बच्चों के लिए, हम्म
तो वो देना अभी उचित है या नहीं है, जो कॉम्बिनेशन में अभी आते हैं मार्केट में? अभी तो ना दें तो ज्यादा बेटर है। उनके इंडिजीनियस सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे एट्रेक्स आता है, एलेग्रा आता है, ये सारी अलग अलग जो सब्स्टिट्यूट की सिरप आती हैं, वो दे सकते हैं। तो एटैरेक्स तो सर 1 महीने के अंदर देते हैं, या 6 6 महीने बच्चे तक कोई दे सकते हैं? एट्रेक्स की ड्रॉप भी आती है जो अपन शुरुआत से दे सकते हैं, वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है तो सिरप भी आती है उसकी, तो वो हम उसको हम्म। अकॉर्डिंगली दे सकते हैं वेट के हिसाब से। और छोटे बच्चों को अगर जैसे खांसी होती है तो उसमें मोस्टली हाँ, क्या देना चाहिए, क्या प्रेफर करते हैं? देखिए हम लोग जनरली एट्रेक्स और म्यूकोलाइट दोनों के ड्रॉप्स आते हैं। एटैरेक्स और म्यूकोलाइट? हाँ, और इन्हीं के दोनों के सिरप भी आते हैं। किस नाम से आते हैं सर, कुछ लाइक? ये एट्रेक्स ही है, मैं आपको एट्रेक्स तो ब्रांड नेम है ना, उसमें हाइड्रोक्सीजीन रहता है ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एट्रेक्स हाँ में। जी। बिल्कुल एट्रेक्स बिल्कुल। ब्रांड नेम है, म्यूकोलाइट एम्ब्रोक्सोल का नाम है। अच्छा, एमरोक्सोल, ठीक है, म्यूकोलाइट है दे ना। सकते हैं इसमें। हाँ तो बिल्कुल एमरोक्सोल बिल्कुल। अपना लीवोसोल्यूटेबल के साथ में दे सकते हैं या प्लेन में दे सकते हैं? अब वही चीज है ना कि 4 साल से छोटा है तो आपको सिंगल डोज देना है, 4 साल से बड़ा है तो आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं उसको। ओके ओके, जैसे लाइक अपना अस्तालिन हो गया, अस्तालिन या एटैरेक्स बिल्कुल मिक्स करके दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एस्टाकाइंड दोनों हो का। गया, है ना, ये सारी चीज मैकबेरी में भी आते हैं कॉम्बिनेशन। हाँ, मैकडेरी मैक पे पीडी है करके ना, आता है जो। मैकबेरी एलएस आता है, मैकबेरी पीडी आता है, मैकबेरी जूनियर आते हैं। राइट राइट राइट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर फॉर इंफॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है हम्म और कि उसको फीडिंग करा रहे हैं और हम्म वो कि मदर से फीडिंग नहीं कर पा रहा है। हम्म तो सर कि कुछ कि महिलाएं क्या करती हैं कि उसको बोतल से भी फीडिंग करा देती है। तो हम्म। सर न्यू बॉर्न बेबी में बोतल से फीडिंग कराने के बाद कि क्या निमोनिया हो सकता है उसको? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा कॉमन चीज तो यही है, निमोनिया के साथ साथ पेट से रिलेटेड बीमारियां भी बच्चों में बॉटल फीडिंग की वजह से होती हैं। ओके सर, थैंक यू इसको सो मच सर। इसको 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 आप ऐसे समझें जैसे कि जो हम लोग पेरेंट्स को समझाते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि हम लोगों के घर में ग्लास कितने होते हैं पानी पीने वाले। हम लोगों के घर में ग्लासेस तो काफी सारे होते हैं ना। यस सर। हमारे और सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग ग्लास से अलग अलग टाइम पे पीते हैं। यस सर। अब पानी तो वही है, रखने को तो आप एक ग्लास रखिए, सारे लोग उसी से पानी पीजिए, पर ऐसा तो हम लोग करते नहीं है। यस सर। लेकिन जनरली गांव, स्पेशली गांव में ये होता है कि बॉटल खरीद ली, एक ही बॉटल खरीदी और उसी को बराबर बराबर चलाते रहे हम लोग। तो जाहिर सी बात है, साफ सफाई, हाइजीन, उसको स्टरलाइज कैसे करना है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर आप बॉटल फीड कराते हैं, बॉटल फीडिंग में नुकसान ऐसा नहीं है, लेकिन बशर्ते आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों का ध्यान रखें तो अपने लिए ज्यादा बेटर है। जैसे कि बॉटल अगर अपन को फीड कराना है तो कम से कम 5-6 बॉटल अपने पास होनी चाहिए, है ना। यस सर। और दूसरा चीज, जो बॉटल का निप्पल होता है, उस निप्पल को हर तीसरे हफ्ते आपको चेंज करना ही करना है, 21वें दिन पे आपको उसके निप्पल को चेंज करना है ना। ये 2-3 चीजें अपन को सावधानी बरतनी रहती है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट डॉक्टर कमलेश गौरव जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए कमलेश गौरव जी अपने आप को। हेलो हेलो। यस सर, पूछिए सर। सर, एक जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत रहती है छोटे बच्चों को, एक तो काजल वगैरह ज्यादा लगा के आते हैं, किसिंग का हम्म मैटर रहता है छोटे बच्चों को, कई बार हम्म तंबाकू खा रहे हैं, या बुजुर्ग लोग हम्म। जो बार बार एकदम माउथ टू माउथ किसिंग करते हैं, तो इससे सर इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, काजल तो बिल्कुल ही मना है आंखों में। बच्चे रोते बहुत हैं, रोने के साथ उनके आंसू आते हैं, तो वही आंसू काजल से मिक्स होता है, वो वापस आंखों में जाता है तो और रोते हैं फिर बच्चे। सर तो ये बड़ी काजल, विडम्बना है। काजल और तो कई बार बिल्कुल। सर, हेलो सर, हाँ सॉरी हाँ तो बोलो। कई बार बच्चों को क्या है, तेज फीवर रहता है, लपेट के लेके आते हैं, कई बार मना भी करो अपन, टोटल कपड़े अलग करा देते हैं, स्पंजिंग की कंडीशन रहती है हाई हाई ग्रेड में। तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल स्थिति में सर बिल्कुल। क्या करना चाहिए? दूसरा, एक माँ का दूध जो है सेफेस्ट है, कई बार समझाने के बाद भी लोग बाग दूसरे वैकल्पिक पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इन देखिए सब क्या में। होता है, देखिए क्या होता है कि माँ का दूध जो रहता है वो तो बेस्ट है, पर हर मदर को प्रॉपरली दूध नहीं आता, जी सर। है ना।
तो उसमें उन केसेस में हमको फॉर्मूला फीड तो बच्चे को देना ही है, क्योंकि बच्चे को तो हमको हर 2-2 घंटे से दूध पिलाना ही पिलाना है ना। जी सर जी। तो ज्यादातर जो मिल्क पाउडर आते हैं वो माँ के दूध का एक वैकल्पिक उपचार है। माँ के दूध की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो मिल्क पाउडर मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के आते हैं उसमें बहुत अलग ज्यादातर, बात है। हाँ, ज्यादातर कंटेंट जो रहते हैं वो माँ के दूध के बराबर के ही कंटेंट होते हैं। जी सर जी। अगर अपना बच्चा प्रॉपर, मान लीजिए कि उसने माँ का दूध पिया ही नहीं है और डे 1 से ही बच्चा फॉर्मूला फीडिंग पर है, मान के चलते हैं हम लोग, जी तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते वो उस दूध को अच्छे से पचा पा रहा हो और बशर्ते माँ उस दूध को अच्छे से पिला पा रही हो। क्योंकि जी सर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिल्क पाउडर में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो हर बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता, उसकी वजह से बच्चे को दस्त होना या बार बार उल्टी होना या पेट से रिलेटेड समस्याएं आ जाती हैं। तो कुछ कुछ मिल्क पाउडर होते हैं, किसी में 19, किसी में 21, ज्यादातर मिल्क पाउडर वन एंड द अदर सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ एक आध दो कंटेंट ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को परेशानी करते हैं, तो मिल्क पाउडर चेंज करके हम लोग देख लेते हैं उस केसेस में। सर एक और निवेदन था, जैसे एक बार बच्चे को पाउडर तैयार करते तो लगभग कितने घंटे में यूज कर लें? कई बार देखा है इन लोग के रेडी करके रख मुश्किल लेते से, बोतल में भर के। नहीं नहीं, मुश्किल से आधा घंटा आपको रखना है रूम टेम्परेचर पे, उससे तो ज्यादा नहीं। एक चम्मच अपन ने तैयार कर लिया, एक सिंगल फीडिंग के हिसाब से पर्याप्त है। सिंगल, ज्यादातर जो मिल्क पाउडर आते हैं उसमें 30 ml पानी में आपको एक एक स्कूप मिल्क पाउडर डालना होता जी सर जी। है ना। उसको आपको 20-25 या आधा घंटे तक आपको उसको यूज में ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, हम्म। निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है सर लगभग? निमोनिया का क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल। देखिए क्या होता है कि डिपेंड करता है, देखिए अपने इंडिया में ज्यादातर या जो अपने छोटे लेवल के शहर हैं जी उसमें निमोनिया से संबंधित कोई ऐसे कल्चर की जांच हर कोई नहीं भेजता, क्योंकि वो कॉस्टली जांच होती है। ये जी डिपेंड करता है कि निमोनिया किस वायरस की या किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। उसमें जी कई जी बार हमको उसके जो निमोनिया में जो फसूकर आता है जिसको अपन खकार बोलते जी जी हैं, जी है जी, ना, झाग आता है। उसके कल्चर की जांच भेजनी पड़ती है। या अगर कोई बच्चा फसूकर नहीं निकाल पा रहा है तो हम उसको, जैसे हम लोग कोरोना में गले की एक जांच करते जी थे जी, ना, अगर आपको, आप स्वाब लोगों को, स्वाब स्वाब से जो अंदर बिल्कुल से बिल्कुल म्यूकस निकाल बिल्कुल के। बिल्कुल 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 वही चीज है। जी, तो वो लैरिंक्स सारी, म्यूकस निकाल के स्वाब का। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही जांच हमको करनी पड़ती है। उस कल्चर की रिपोर्ट में 3 से 4 दिन लगता है। कल्चर में जो बैक्टीरिया है, जो वायरस ग्रो करेगा, उस हिसाब से उसका इंक्यूबेशन पीरियड डिसाइड होता है। फिर भी ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल, शुरुआत के 5 से 7 दिन ज्यादा रहता है। सर इसमें सेफेस्ट एंटीबायोटिक एमाक्सीक्लोविनिक एसिड बेटर मान सकते हैं? देखिए सेफेस्ट नाम की ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है किसी भी बीमारी के लिए। जी जी अमोक्सिक्लेव दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, लेनिजोलेट दे सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सिफिक्सिम दे सकते हैं, सेफोडॉक्सिम दे सकते हैं। जी सर डिपेंड जी करता जी। है कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा क्या आ रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर आपसे। हम्म। सर हम्म। छोटे बच्चे जो होते हैं कि मतलब 4-5 दिन से मतलब पोटी नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म। तो सर मतलब 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो इसमें क्या कि क्या करना चाहिए? क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं कि बच्चे की जो ये एब्डोमिनल जो कॉर्ड होती है, सुंडी होती है, वहां पर हींग का पाउडर लगा देते हैं। तो सर क्या ये लगाना ठीक है, या फिर एकदम से तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि 5-6 दिन हो गए हैं मतलब पोटी नहीं की है बच्चे ने? हींग हींग का जो अम्लाइकस के अराउंड जो हम लोग लेप लगाते हैं, वो तो मेडिकली भी अप्रूव्ड है, उससे फायदा मिलता है। हम लोग जो किताबें पढ़ते थे पीडियाट्रिक्स की, उसमें भी वो चीज लिखी हुई है। लेकिन इसके अलावा हमको सावधानियां ये बरतनी है बच्चे के साथ में, कि बच्चा बार बार उल्टी तो नहीं, अगर पॉटी नहीं जाएगा तो दूध तो कहीं ना कहीं निकलेगा बच्चे का। बच्चा बार बार वॉमिट तो नहीं कर रहा है, पहली चीज। बच्चे का पेट कड़ा तो नहीं हो रहा है या पेट फूल तो नहीं रहा है, ये दूसरी चीज है। ये दो चीजों का हमको ध्यान रखना है ना, क्योंकि बच्चे का अगर पेट फूलेगा तो पेट के साथ फिर उसको आगे चल के सांस की परेशानी भी आएगी, छाती में गड्ढे हमको दिखने लगेंगे, है ना। तो ये चीज हमको सावधानी बरतनी है बच्चे के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आशीष जैन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि सर को जाना भी है फिर।
डॉक्टर आशीष जैन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो सर। जी सर, सर वन पूछिए मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन। छोटे बच्चों को जब लेके आते हैं क्या नाम है, माता पिता उनके, तो ना उनका बॉडी बहुत हीट होती है, तो उनका फीवर जो इमीडिएट चेक करते हैं थर्मल मीटर से, तो उनका फीवर ज्यादा बताता है। तो उसको कैसे, मतलब कितनी देर बाद करना चाहिए जो इजिली आराम से वो फीवर नॉर्मल है या है फीवर, ये चीज देख सके। बच्चे बच्चे जब भी आपके पास आते हैं तो पहले उनको 2 मिनट तक उनके कपड़े पूरे उतार के रखिए, है ना। 2 से 3 मिनट के बाद आप टेम्परेचर लीजिए उसका। उसमें भी अगर गर्म लग रहा है बच्चा, टेम्परेचर में 100 के फ़ारेनहाइट के ऊपर जा रहा है, तो मान के चलते हैं कि उनको एक्चुअल में बुखार है ही बच्चे को। अब जैसे अभी ठंड का टाइम है, कैप है, बच्चे लगा के आते हैं ठंड के टाइम में, कैप हम्म। लगा के आते हैं बच्चे, उड़े हुए आते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो उनको जब भी देखते हैं तो उनको फीवर दिखता ही दिखता है। माँ बाप भी नहीं, परेशान रहते हैं, फीवर बच्चा बहुत गर्म हो रहा है, बहुत फीवर गर्म का हो रहा है। ऐसा है कि फीवर कभी भी हम फील होके चेक नहीं करते कि हमको गर्म लग रहा है। नॉर्मली छोटे बच्चे हम लोगों के कंपैरिजन में उनका शरीर का तापमान 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा ही होता है। ठीक है ना। तो जब भी राइट। आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को बुखार है, अपने हाथ को थर्मामीटर नहीं मानना है, आपको थर्मामीटर से चेक करना है हमेशा फीवर। उसमें कुछ अपन को ऐसा मन में डाउट नहीं रखना है। जब थर्मामीटर में बुखार का रीडिंग 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि उसको फीवर है। और 100 फ़ारेनहाइट के नीचे है तो फीवर नहीं है बच्चे को। नहीं, मान लो बच्चा अगर उसमें आया, अगर मैं पारा वाला मीटर लगाता हूँ उसको बच्चे को साइड में, तो उसको हम्म। फ़ारेनहाइट दिखाते ही दिखाता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी उसमें कवर्ड है, हाँ, तो कपड़ों में उसके लिए मैंने यही या बोला स्वेटर कि में। आप उसको 2-3 मिनट पूरे कपड़े उतार के खुला छोड़िए, जिससे कि हीट जो नॉर्मली कवरिंग की वजह से उसमें दबी हुई है, वो जिससे कि हीट निकले। 2-3 मिनट ओके। आप उसको खुला रखें, उसके बाद उसका टेम्परेचर लें। ओके। और थर्मल मीटर से भी ऐसे ही करना है, जैसे थर्मल मीटर यूज करते हैं हम, हाँ हाँ, उससे भी ऐसे ही करना है, 2-3 मिनट खोल के बिल्कुल रखना बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर, पैरासीटामोल जो बच्चों में की दी जाती है, तो उसका टाइम अंतराल क्या होना चाहिए सर? आप उसको 24 घंटे में 4 बार रिपीट कर सकते हैं, 6-6 घंटे के अंतराल से। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और कोई हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछ सकता है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और वंडरफुल वेबिनार रहा सर। और आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम भी एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे सर आपके साथ। एंड थैंक यू जी, सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।